बच्चों कक्षा 11 भारत भौतिक पर्यावरण, इस पुस्तक का बच्चों चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। बच्चों इस चैप्टर का भाग 1 में हमने देखा कि किस प्रकार से भारत की संरचना है। उसी के बाद हमने भाग 2 और 3 में देखा बच्चों कि भू आकृति से संबंधित जो 6 प्रकार हमने निर्धारित किए थे बच्चों, उसमें से पहला अर्थात हिमालय, दूसरा अर्थात उत्तर भारत का विशाल मैदान और तीसरा दक्षिण का पठार का हमने अध्ययन किया। बच्चों उसी के क्रम में आज हम भाग 4 के अंतर्गत बचे हुए जो 3 भूआकृतिक प्रदेश है, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों तैयार हो जाइए भूआकृतिक प्रदेश के बारे में। तो बच्चों पहला इसके बाद जो हमारा होगा आज का वो है भारतीय मरुस्थल। वैसे 6 में से इसका क्रम कौन सा आता है? चतुर्थ या चौथा आता है। पहला देखा था बच्चों हमने हिमालय, दूसरा था बच्चों मैदान, उत्तर भारत का मैदान हमने बताया था, तीसरा था दक्षिण का पठार और उसी के क्रम में बच्चों अब पढ़ेंगे मरुस्थल। तो बच्चों यह देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की भूआकृतियां भारत में स्थित है। इसी के क्रम में भारतीय जो मरुस्थल है यहाँ पर बच्चों विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं राजस्थान में स्थित, पश्चिमी राजस्थान में स्थित थार के रेगिस्तान की। हालांकि बच्चों हमने यहाँ पर यह भी देखा था कि भारत में ठंडा मरुस्थल भी विद्यमान है लद्दाख के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं भारतीय मरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल की, उससे तात्पर्य यहाँ थार के मरुस्थल जो कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित है उसका यहाँ पर तात्पर्य है। तो विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पश्चिम है। तो राजस्थान में स्थित अरावली की जो पहाड़ियां है बच्चों, उसके उत्तर पश्चिम में स्थित यह मरुस्थल है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। बच्चों मरुस्थल की जो भूआकृतियां है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है उसका अध्ययन हम दूसरी पुस्तक में करेंगे, लेकिन यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि अनुदैर्य रेतीले टीले और बरखान इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। यहां पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप यह है एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। चूंकि बच्चों यहां पर वर्षा कम होती है, ऐसी जलवायु यहां पर स्थित है कि यहां पर वर्षा कम होती है, इस कारण से यह मरुस्थल है। और वर्षा कितनी पाई जाती है? लगभग 15 सेंटीमीटर या फिर 150 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। तो इतनी कम वर्षा यहां पर पाई जाती है, इसलिए शुष्क है, वनस्पति विहीन है, ठीक है। और पूरा जो क्षेत्र है वो रेतीले क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पूरी रेत ही रेत दिखाई देती है। कभी जाने का मौका मिले बच्चों वहां पर जाने का, देख करके आना चाहिए कि किस प्रकार से सुदूर क्षेत्रों में दूर दूर तक केवल रेत ही रेत है, ठीक है। वनस्पति विहीन क्षेत्र किस प्रकार से दिखाई देता है। साथ ही बच्चों यहां पर जो रेत के टीले जो यहां पर दिखाई देते हैं वो अपनी स्थिति भी लगातार रूप से बदलते रहते हैं। आज जहां पर टीला है हो सकता है कि सुबह, अगली सुबह वहां पर टीला ना हो, अपना टीला स्थान बदल दे। तो इस प्रकार की चीजें भी यहां पर दिखाई देती है, ठीक है बच्चों। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। मरुस्थली है, ठीक है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। बच्चों हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि मेसोजोइक जलवायु परिवर्तन का जो बच्चों चैप्टर आएगा दूसरी पुस्तक में, वहां पर भी हमने ये चीज देखने को मिलेगी कि जो पश्चिमी राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वहां पर मेसोजोइक काल में समुद्र हुआ करता था, ठीक है। समुद्र हुआ करता था उस समय। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई, ऐसी कौन सी घटनाएं हुई कि जलवायु में भारी परिवर्तन देखने को मिला। कहां पर समुद्र था वहीं पर ही आज रेगिस्तान है। इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार का जलवायु परिवर्तन देखने को मिला है। इसके पुष्टि, इसका जो प्रमाण है बच्चों आकल में स्थित, ठीक है, आकल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। अब समुद्री निक्षेप वहां पर कैसे आए वहां पर बच्चों समुद्री निक्षेप? तो इसका एक ही आंसर है कि उस स्थान पर कुछ लाख या कुछ हजार वर्ष पहले, जो कि हमने बताया मेसोजोइक काल में, उस समय वहां पर समुद्र हुआ करता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन होने के कारण वहां पर रेगिस्तान बन गया। तो
ये प्रमाणों से हम पता लगा सकते हैं बच्चों कि पुरातन समय में किस प्रकार की स्थलाकृतियां वहां पर थी। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। हमने प्रायद्वीपीय पठार का जब अध्ययन किया था बच्चों, तब भी ये बात बताई थी कि ये जो क्षेत्र है, जैसलमेर तक का जो क्षेत्र है बच्चों, ये प्रायद्वीपीय पठार की संरचना है। संरचनात्मक रूप से जो भूगर्भिक चट्टान है वो प्रायद्वीपीय पठार का है, लेकिन बच्चों वहां पर मरुस्थल की स्थिति आने से, जलवायु परिवर्तन होने से वो मरुस्थल बन गया। तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ के प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टाने और मरु उद्यान जो कि दक्षिणी भाग में है वो यहाँ पर स्थित है। दूसरी पुस्तक में इसके विस्तार से विस्तृत अध्ययन करेंगे बच्चों यहाँ पर कि कौन कौन से रेतीले टीले, छत्रक चट्टाने क्या होती है आदि चीज़ों का हम वहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ की जो प्रमुख स्थलाकृतियाँ इस प्रकार की है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है कि जो इस क्षेत्र का जो ढाल है वो दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो सिंध की तरफ अर्थात पश्चिम की तरफ जो कि पाकिस्तान में जा रही है, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग, और दूसरा जो कच्छ के रण की ओर जो दक्षिण में आता है, दक्षिण में जो कच्छ का जो रण है गुजरात के अंदर, वहां पर इसका दूसरा ढाल पाया जाता है। तो दो प्रकार के इसमें ढाल पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। यहाँ की अधिकतर नदियां अल्पकालिक है बच्चों। यहाँ पहली बात तो नदियां मिलेगी ही नहीं, दूसरी बात जो नदियां है भी वो अल्पकालिक है, केवल कुछ समय के लिए, वर्षा वाले दिनों में कुछ समय के लिए प्रवाहमान होती है, और वो भी लंबी दूरी तय न करके कुछ स्थान तक ही सीमित होती है, अल्पकालिक होती है। ठीक है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। जो लूनी नदी है यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है, यह भी एक समय में ही बहती है जब वर्षा अधिक होती है या फिर मानसून के समय में ही यहाँ पर पानी आता है इस नदी में, बाकी की यह सूखी रहती है। अल्प वृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है, और इसी वजह से यह कैसा है, ये रेगिस्तान है। वर्षा कम है, वाष्पीकरण अधिक है, तापमान अधिक है, तापांतर भी यहाँ पर अधिक पाया जाता है बच्चों। ठीक है। कुछ नदियां तो थोड़ी दूर तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, अतः अंतः स्थलीय अपवाह का उदाहरण यहाँ पर पाया जाता है बच्चों। अपवाह तंत्र में हम देखेंगे अगले चैप्टर में कि अपवाह तंत्र में बच्चों कि भारत के अंदर मुख्यतः तीन प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी, ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। दूसरा अरब सागर, ऐसी नदियां जो अरब सागर में जाकर के मिलती है, क्योंकि भारत में बच्चों यदि भारत की हम देखें स्थिति तो दोनों ओर दो सागर है, अर्थात दोनों ओर जलाशय हैं। अरब सागर पश्चिम में और बंगाल की खाड़ी पूर्व में स्थित है। ठीक है। तो दोनों में स्थानों में ही नदियां प्रवाहित होगी। और तीसरा प्रकार का जो अपवाह होगा बच्चों वो अंतः स्थलीय होगा, अर्थात ऐसी नदियां जो कहीं भी किसी भी सागर या महासागर में जाकर के नहीं मिलती, वो जहां से निकलती है और कुछ आगे जाकर के वो समाप्त हो जाती है, अपना जल वैसे ही छोड़ देती है, किसी दूसरी नदी में जाकर के नहीं मिलती। और इसका कारण क्या होता है बच्चों, बेसिकली इसका कारण ये होता है कि उसमें इतना जल नहीं होता कि वो आगे बढ़ सके, आगे चल सके, तो कुछ दूरी तय करने के बाद समाप्त हो जाती है, अंतः स्थलीय अपवाह बनाती हुई। ठीक है। तो यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में इस प्रकार के अपवाह का उदाहरण देखने को मिलता है, जहां नदियां झील या प्लाया में भी मिल जाती है। किसी झील में मिल सकती है, किसी प्लाया में, जो रेगिस्तानी जो क्षेत्र के जो झीलें होती है जिसे क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं बच्चों, तो वहां पर भी मिल सकती है, या फिर किसी भी कहीं पर भी जाकर के समाप्त हो सकती है रेगिस्तान में जाकर के। इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनाया जाता है। और राजस्थान में बच्चों ऐसी बहुत सारी झीलें हैं, पश्चिम, विशेष रूप से पश्चिम राजस्थान में, जिनसे खारा जल से के द्वारा बच्चों नमक की प्राप्ति की जाती है। यहाँ पर सांबर झील जो कि विश्व प्रसिद्ध झील है, भारी मात्रा में नमक प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरी प्रकार की भी खारी पानी की झील है। अगला है बच्चों तटीय मैदान। पांचवा जो हमारा भूआकृति प्रदेश है वो है तटीय मैदान।
अब बच्चों तटीय मैदान हम जानते हैं कि भारत में, जब भारत की स्थिति हम देखते हैं तो भारत में दो प्रकार के तटीय मैदान पाए जाते हैं, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो भारत की तट रेखा बहुत लंबी है, लगभग 6100 किलोमीटर भारत की बच्चों तट रेखा है। ठीक है, लगभग 6100 किलोमीटर भारत की जो मेनलैंड है उसकी तट रेखा है। ये बहुत लंबी तट रेखा है। ठीक है, स्थिति और सक्रिय भूआकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान दो प्रकार के भागों में हम यहाँ पर बांट सकते हैं। स्थिति के आधार पर हम देख सकते हैं कि बच्चों कि पूर्वी तटीय मैदान जो पूर्व में है और पश्चिमी तटीय मैदान जो कि पश्चिम में स्थित है। अब इनका भी बच्चों हमने विभाजन कर दिया, पूर्वी तटीय मैदान को भी हमने बांट दिया, दो भागों में बांटा है। मुख्यतः हमने इसको दो भागों में बांटा है, उत्तरी सरकार, इसको दो भागों में बांटा है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान को बच्चों हमने दो भागों में बांटा है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट क्षेत्र। ये जो कोरोमंडल तट क्षेत्र है बच्चों, ये तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है उसको कहते हैं। साथ ही बच्चों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दो राज्यों से भी तट यहां पर मिलता है और इसे उत्कल तटीय मैदान कहते हैं और इसे आंध्र तटीय मैदान कहते हैं। इस प्रकार से पूर्वी जो तटीय मैदान है वो पूरे हुए। पश्चिम की यदि हम बात करें बच्चों तो गुजरात का तटीय मैदान है, यहां पर काठियावाड़ तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। इसके बाद कोंकण तटीय मैदान, यहां पर महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है उसे कोंकण तटीय मैदान कहते हैं और केरल के समीप जो तट है उसे मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। तो मालाबार, कोंकण और काठियावाड़, ठीक है। उसी प्रकार से पूर्व में कोरोमंडल और उत्तरी सरकार में भी दो राज्य मिलते हैं, उत्कल तटीय मैदान और आंध्र तटीय मैदान। तो इस प्रकार से हम तटीय क्षेत्रों को, तटीय प्रदेशों को विभाजित कर सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। जो पश्चिमी जो तटीय मैदान है बच्चों वो जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो द्वारका नगरी थी बच्चों, श्री कृष्ण की जो नगरी थी, वो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था और अब पानी में डूब चुका है। और ऐसे प्रमाण मिलते हैं आज भी बच्चों। अभी भी यदि हम वहां गहराइयों में जाएं, समुद्र स्थित उन गहराइयों में जाएं तो एक नगर की भांति दिखाई देता है। नगर आज भी वहां पर उपस्थित है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि उस समय द्वारका नगरी वहां पर थी और द्वारका नगरी जिसे द्वारकाधीश के रूप में श्री कृष्ण भगवान की नगरी भी हम कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर उसकी उपस्थिति देखी जाती है, आज भी देखी जाती है। गोताखोरों ने और समुद्र में जाने वाले लोगों ने उसको आज भी देखा है, महसूस किया है और वहां से विभिन्न प्रकार की चीजों की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, तो मुख्य भूमि पर स्थित था जो अब पानी में डूब चुका है। लेकिन समय बीतने के पश्चात वो शहर, जो द्वारका जो शहर था, पुरातन जो द्वारका शहर था बच्चों, वो पानी में डूब चुका है और वर्तमान में जो द्वारका शहर है वो पुरातन ना होकर के नया बना हुआ है जो कि स्थल भाग पर है। ठीक है, वर्तमान में जो द्वारका शहर है वो स्थल भाग पर है, लेकिन जो पुराना, जो ऐसा कहते हैं बच्चों, जो कि कृष्ण के बसाया हुआ, श्री कृष्ण भगवान के द्वारा बसाया हुआ जो द्वारका शहर था वो समुद्र में डूब चुका है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। जो पश्चिम तटीय मैदान ये प्राकृतिक रूप से तटीय जो बंदरगाहों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक संकीर्ण पट्टी के रूप में यहां पर पाई जाती है। पूरा जो तटीय क्षेत्र है यहां पर अच्छे पत्तन और बंदरगाह के लिए माने जाते हैं। तो इसलिए बच्चों पश्चिमी तटों पर जो बंदरगाह है काफी अच्छे माने जाते हैं, काफी उनका विकास हुआ है, प्राकृतिक रूप से वो बंदरगाह काफी अच्छे माने जाते हैं और बड़े जो बंदरगाह है यहां पर पश्चिमी क्षेत्र में अच्छे रूप से पाए जाते हैं। यहां पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला बच्चों, कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है, यह आजादी के पश्चात जो बनाया गया प्रमुख बंदरगाहों में शामिल है। ठीक है, क्योंकि आजादी से पहले बच्चों पश्चिमी क्षेत्र को जो सेवा प्रदान करता था वो था कराची जो बंदरगाह था
वो आज़ादी से पहले प्रमुख बंदरगाह था, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के पश्चात ये कराची पाकिस्तान में चला गया और इस क्षेत्र को सेवा प्रदान करने के लिए नया बंदरगाह जिसे कांडला बंदरगाह बनाया गया। उसके पश्चात मझगांव, JLN नाहवा, जवाहरलाल नेहरू नाहवा जो बंदरगाह है, मरमागांव बंदरगाह, मैंगलोर और कोचीन यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह है। उत्तर में यदि बात करें तो गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट हमने अभी चित्र में देखा बच्चों, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं बच्चों, कच्छ और काठियावाड़ तट जो कि गुजरात में स्थित है, दूसरा बच्चों कोंकण और गोवा तट जो कि कोंकण क्षेत्र में अर्थात महाराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है, और कर्नाटक और केरल में क्रमशः मालाबार तट। तो इस प्रकार की इनकी उपस्थिति है। पश्चिम तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। बच्चों मध्य में संकीर्ण है लेकिन उत्तर में जैसे जैसे हम उत्तर में गुजरात की तरफ जाते हैं और नीचे केरल की तरफ जाते हैं ये थोड़े चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती बच्चों? क्योंकि ये भ्रंश के आधार पर बहती है, कगार नुमा है। ये जो पश्चिमी जो घाट है बच्चों कगार नुमा है, इस वजह से यहाँ पर भ्रंश पाए जाते हैं और भ्रंश पाए जाते हैं इस वजह से यहाँ पर डेल्टा नहीं बनता है। जबकि पूर्वी क्षेत्र जो पूर्वी तटीय मैदान है वहां पर डेल्टा पाए जाते हैं। ठीक है, जितनी भी बड़ी नदियां हैं वहां पर डेल्टा पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, पश्चिम में नहीं मिलते हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल। बच्चों कयाल जो है जिसे बैक वाटर बोलते हैं ये मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है। और बच्चों ये जो कयाल जो होती है अर्थात केरल में मालाबार जो तट है वहां पर पाई जाती है और ये बच्चों इस प्रकार से होती है, इस तरीके से। ठीक है, अर्थात तटों से अंदर यहां पर खारे पानी की एक झीलें होती है। ठीक है, यहां पर झीलें होती है जो कि मालाबार तट पर पाई जाती है, कयाल कहलाती है। और इनकी उपस्थिति बहुत लाभदायक है, बहुत प्रभावित करती है, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत फेमस है बच्चों यहाँ केरल में यह है कयाल्स, क्योंकि यहाँ पर मछली पकड़ी जाती है इन कयाल जो कि क्या है, झील है एक प्रकार की। ठीक है, और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र भी यह रहती है। और विश्व प्रसिद्ध बच्चों, विश्व प्रसिद्ध केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली अर्थात नौका दौड़, वलाम काली का मतलब होता है बच्चों नौका दौड़। तो जो नौका दौड़ का यहाँ पर हर वर्ष जो आयोजन किया जाता है वो पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। तो वहां पर एक कयाल है जिसका नाम है पुन्नामदा कयाल, वहां पर ये कार्य किया जाता है। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है, जैसे कि हमने अभी बताया। पश्चिम में डेल्टा नहीं बनते हैं बच्चों, पूर्वी जो तटीय मैदान है वहां पर ही डेल्टा बनते हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है। इस क्षेत्र में पत्तन और पोताश्रय कम है जो कि प्राकृतिक रूप से कम पाए जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पोताश्रय का विकास मुश्किल है। काफी चौड़ाई यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की है। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ की जो चौड़ाई है काफी ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर पोताश्रय का विकास, जो प्राकृतिक रूप से पोताश्रय का जो विकास है वो बहुत ही मुश्किल यहाँ पर होता है। बच्चों पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम बताने हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम, नागापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन आदि। तो कुछ जो पूर्वी तट के जो पत्तन है वो इस प्रकार से है। इसके बाद है बच्चों द्वीप समूह, छठा हमारा भूआकृतिक प्रदेश। जो हमारा छठा भूआकृतिक प्रदेश है वो है द्वीप समूह। तो जो द्वीप समूह है बच्चों यहाँ पर 2 प्रमुख यहाँ पर प्रकार है, अर्थात जहां पर इनकी उपस्थिति है उनके आधार पर हम इसे अरब सागर के द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के रूप में जान सकते हैं। तो बच्चों भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, और जो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है वो अरब सागर के द्वीप समूह। बच्चों बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है।
बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है? लगभग 572 द्वीप है। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच में स्थित है। ठीक है बच्चों, बंगाल की खाड़ी में। और इसे क्या नाम देते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से हम इसे आमतौर पर जानते हैं। लेकिन इसको हमने दो भागों में बांटा है, रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप। यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। ठीक है, रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है बच्चों, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में। और वास्तव में बच्चों ये देखा जाए तो यह द्वीप किस प्रकार के हैं? यह द्वीप जो चोटी है, जो पर्वतीय जो क्षेत्र है, उनकी चोटी जो है वो कि जल से ऊपर निकली हुई है, उनका क्षेत्र है। ठीक है, और यदि हम विस्तार से देखें तो हिमालय के जो सुदूर, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी तो हिमालय के सुदूर क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो यहां तक कुछ वैज्ञानिक मानते हैं बच्चों कि यहां तक हिमालय पाया जाता है। हिमालय की दूरस्थ जो क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पाया जाता है, ऐसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। यह द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। तो ये जो द्वीप है वो कैसे हैं? जलमग्न पर्वतों की चोटियां है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो भारत का एकमात्र यदि कोई जीवंत ज्वालामुखी है बच्चों तो कौन सा है? बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप, यहां पर भारत में जीवंत ज्वालामुखी पाया जाता है। अब इस चित्र के द्वारा, मानचित्र के द्वारा बच्चों हम देख सकते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। यदि हम बात करें एशिया में भारत के स्थिति, और भारत में भी हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बच्चों, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बच्चों पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर है, यहां पर इसकी राजधानी है। ये 10 डिग्री आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये 10 डिग्री जो अक्षांश है इसे 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। और 10 डिग्री चैनल ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 10 डिग्री के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह है और 10 डिग्री के दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है बच्चों। साथ में जो अंडमान द्वीप समूह है, यदि हम बात करें देशांतर की, तो 92 डिग्री से पूर्व है। ये 92 डिग्री का देशांतर है और ये 10 डिग्री का अक्षांश रेखा है। तो यहां पर इसकी स्थिति हम इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है बच्चों। इस पूरे द्वीप समूह की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाश्मों से बना हुआ है। क्यों बना हुआ है बच्चों? क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्र है। वास्तविक रूप से यह पर्वतीय क्षेत्र है जो कि समुद्र के सतह से ऊपर निकला हुआ है और द्वीप के रूप में हमें प्राप्त होता है, इसलिए इन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। यहां स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बच्चों पाया जाता है, इसलिए यहां पर संवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति यहां पर पाई जाती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। बच्चों यदि हम बात करें अरब सागर के द्वीप, तो यहां पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो द्वीप है वो प्रमुख है। और इनकी स्थिति किस प्रकार से है? 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच में ये बिखरे हुए हैं, पाए जाते हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। तो सबसे नजदीक यदि मेन लैंड की बात करें, यदि भारत की मुख्य भूमि की यदि हम बात करें, तो ये केरल के तट से समीप दिखाई देगी। वहां से मात्र 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। अच्छा बच्चों, ये अंडमान जो द्वीप समूह है वो किससे बना था? वो पर्वतीय क्षेत्र था। लेकिन बच्चों ये जो लक्षद्वीप है ये क्या है? ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल जो जंतु है उसके द्वारा निर्मित है। ठीक है,
यहाँ 36 द्वीप है और इनमें से 11 पर मानव आवास है। 11 जो द्वीप है वहाँ पर मानव रहते हैं, भारतीय जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय जो द्वीप है वो यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर बच्चों चित्र में हम देख सकते हैं कि ये जो 8 डिग्री चैनल यहाँ पर है और इसके उत्तर में मिनिकॉय द्वीप समूह है। यह है मिनिकॉय द्वीप समूह है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं बच्चों मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप समूह यहाँ पर है। इसके बाद 9 डिग्री चैनल यहाँ पर लिखा हुआ है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और यहाँ पर जो कवरत्ती है, कवरत्ती इसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है जो कि यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और लगभग यहां से बच्चों इस क्षेत्र से 11 डिग्री चैनल निकलता है जो कि इस लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है, बराबर रूप से 2 भागों में बांटता है। उत्तरी जो क्षेत्र है बच्चों यह अमीनी क्षेत्र कहलाता है और दक्षिणी जो क्षेत्र है यह कैनानोरे द्वीप समूह कहलाता है। 2 प्रकार से यहां पर इसको बांट सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने यहां पर विभिन्न प्रकार के चैनल देखे। पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अमीनी द्वीप तथा दक्षिण में कैनानोरे द्वीप, ठीक है बच्चों। तो 2 प्रकार के यहां पर द्वीप समूह हम यहां पर कह सकते हैं। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अबद्ध गुट्टिकाय, सिंगिल, गोलाश्मिकाय और गोलाश्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। जो बच्चों यहाँ पर गुट्टिकाय जो विभिन्न आकृति की विभिन्न प्रकार की जो कंकर पत्थर है यहाँ पर पाए जाते हैं। शिंगिल, गोलाश्मिकाय और गोलाश्म जो अलग अलग आकार के जो कंकर पत्थर होते हैं वो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने यह चैप्टर समाप्त किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, भारत को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हमने पढ़ा बच्चों 3 प्रमुख प्रकार की भूआकृतियां जिसमें मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह थे। अगली क्लास में बच्चों हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद बच्चों।